हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्चुअली हम पढ़ते क्या हैं और कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन से कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसको अगर देखें तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, ये चैप्टर एक्सप्लेन करेगा गैस के बिहेवियर को। explains the gas behavior by focusing on random motion of molecules। मॉलिक्यूल की जो रैंडम मोशन होगी उसको हम देखेंगे। और मॉलिक्यूल क्या होगा, जब रैंडम मोशन करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो कोलाइड करेगा। तो उसके वजह से जो कंटेनर पे प्रेशर जनरेट होगा उसको हमें स्टडी करने हैं। इसमें हम गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे लेवल पे हम उसको स्टडी करेंगे। इसमें हम आइडियल गैस के बारे में भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जैसे मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, मॉलिक्यूल के टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे क्या है, और उससे रिलेटेड लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। हमें 4 लॉज मेनली पढ़ने हैं, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे ल्यूजेक्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे ल्यूजेक्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे ल्यूजेक्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। पहले बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, फिर चार्ल्स लॉ, फिर सीक्वेंस में गे ल्यूजेक्स लॉ, फिर एवोगाड्रो लॉ। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एट फिक्स टेम्परेचर हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल गैस क्या होता है, एक ऐसा गैस जो बहुत सारे लॉज को फॉलो करे, इमेजिनरी गैस मान सकते हैं हम। तो ये बॉयल्स लॉ क्या है का मतलब क्या हुआ है, एट फिक्स टेम्परेचर, at given temperature at given temperature जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा, के से मल्टीप्लाई होगा, के टाइम्स प्रेशर। इसका मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब अलग अलग अगर सिचुएशन में देखें तो प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम होगा ना। इसका मतलब हो गया P1 V1 का जो प्रोडक्ट होगा वो P2 V2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही न्यूमेरिकल में यूज होता है ये इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और ये किसका इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का ग्राफ के बारे में अगर देखें तो 2 ग्राफ है। एक तो है, ध्यान से देखो, एक जैसे हमने करा, ये मान लो 1/v ले लूँ मैं एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे प्रेशर ले लूँ। तो पी वी जो 1/v या 1/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये सीधा ओरिजिन से पास होगा, ये ऐसे। लेकिन जब हम
प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना है, डैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है, तो ये इन्वर्सली मतलब इसका ग्राफ होगा रेशनल फंक्शन का ग्राफ। ना ही प्रेशर जीरो हो सकता है, ना ही वॉल्यूम जीरो हो सकता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ग्राफ याद रखने, ये हमारा बॉयल्स लॉ कंप्लीट हो गया। बॉयल्स लॉ बोल के आ रहा है एट गिवन टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर है, डैट मीन्स प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, या वॉल्यूम कम होगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा। एक दूसरे का उल्टा रिलेशन है, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसको समराइज़ करें तो उसका स्टेटमेंट बनता है कि फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एट फिक्स टेम्परेचर, हर लॉ में कुछ ना कुछ फिक्स है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म दें तो इसका ये होगा कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद कांस्टेंट हटाएं तो क्या होगा, v इज इक्वल टू के टाइम्स टी। इसका मतलब v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो फिक्स है। अगर मान लो वॉल्यूम v1 है, टेम्परेचर t1 है, या वॉल्यूम v2 है, टेम्परेचर t2 है, तो इनका रेशियो सेम है। ये इक्वेशन यूज होता है चार्ल्स लॉ के फॉर्म में, v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। तो चार्ल्स लॉ जब भी लगाया जाए प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूले लगा के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो आप। तो चार्ल्स लॉ का यही स्टेटमेंट है, v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। इसका हमारा इक्वेशन फाइनली आ गया। दैट मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, किसके, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा आइडियल गैस का। अगर हम चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाए तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है। अगर ये टेम्परेचर है केल्विन में, ये हमारा वॉल्यूम है, ये क्या होगा, ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन होगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका चार्ल्स लॉ का ग्राफ हो गया। लीजोएक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो ये भी आइडियल गैस के लिए है। फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एट फिक्स वॉल्यूम, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है। हर जगह हर लॉ में कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट है। तो द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, टेम्परेचर के। इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू के टाइम्स टी। इसका मतलब ये हो गया कि p/t क्या हो गया, कांस्टेंट हो, p/t कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स p1/t1 इज इक्वल टू p2/t2। ये इक्वेशन यूज होगा न्यूमेरिकल्स करने में बाय यूजिंग गेल-लीजेक्स लॉ। लेकिन क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके ग्राफ देखें अगर, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है,
ये ल्यूजेक्स लॉ का ग्राफ अगर देंगे तो ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट लॉ जो हमारा है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो जी क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो लॉ, तो एट सेम टेम्परेचर, pressure and equal volumes, all gases of an all gases contain an equal number of molecules। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, मोल्स भी, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो हर गैस के मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब हर गैस के मोल्स में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 नंबर ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बोला जाए 1 मोल ऑफ एनी गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर के कंसेप्ट आता है, इसलिए 1 मोल ऑफ एनी गैस में जो होता है पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है हमारा एवोगाड्रो नंबर, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एनी गैस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। एक मिनट। हम्म तो एवोगाड्रो लॉ ये बोलता है कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कोई भी गैस है उसके इक्वल अमाउंट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये एवोगाड्रो नंबर मैंने बोला, ये याद रहे, 6 पॉइंट कितना होता है, 022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ एनी गैस में इतने ही पार्टिकल्स होंगे। ये हो गया हमारा एवोगाड्रो लॉ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसे हमें समझने हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर exerted by mixture of non reactive gases is equal to sum of the partial pressure of each gas in the solution। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये हो गया किसी कंटेनर में बहुत सारे गैसेस है जो रिएक्टिव नहीं है, मतलब एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उनका
जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा हर एक गैस का, उनको सम कर दोगे तो टोटल वो क्या निकल जाएगा। एक मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कोई कंटेनर है, उसमें गैसेस हैं, ए है, बी है, सी है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के इक्वल होगा। या ये मान लो कि किसी कंटेनर में बहुत सारे गैसेस है, तो जितने भी इंडिविजुअल गैसेस होंगे सबका जो प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर होगा, उसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल प्रेशर आ गया। जो इंडिविजुअल प्रेशर है ये सब P1 P2 P3, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल गैस के प्रेशर, और फिर इनको ऐड कर दिया जाए पार्शियल प्रेशर को तो क्या निकलेगा, टोटल प्रेशर ऑफ गैस निकलेगा। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, तो जो टोटल प्रेशर निकलेगा उनके इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा। यही आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होता है, तो होता है हमारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसकी डेरिवेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या ये बोलो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पे आर क्या है, कौन चीज़ क्या है, ध्यान से देखो। पी यहाँ पे प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, वी क्या है आपका वॉल्यूम, म्यू या एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर है। टी आपका टेम्परेचर हो गया। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको हम डिराइव करेंगे अभी। पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसकी डेरिवेशन मेनली दो लॉ से हो जाती है, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, क्या होता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये चार्ल्स लॉ हो गया। बॉयल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, कि जो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। ये अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, कंबाइनिंग क्या हो जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू v v इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, एक मिनट,
इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, T/P है ना। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू T/P। यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे तो V इज इक्वल टू K टाइम्स T इंटू पी हो गया। जब P उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, PV इज इक्वल टू KT। PV इज इक्वल टू KT। अब फॉर वन मोल ऑफ फॉर वन मोल ऑफ, एक मिनट, आइडियल गैस, जो आपका K होगा वो R होता है। इसी को ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अभी हमने क्या डिराइव कर लिया है, ऊपर में हमने डिराइव किया PV इज इक्वल टू KT। तो फॉर वन मोल क्या हो जाएगा, फॉर वन मोल PV इज इक्वल टू RT, एंड फॉर म्यू मोल्स यही इक्वेशन हो जाएगा, PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हो गया। PV इज इक्वल टू म्यू RT। P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। इसी को ही परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन। PV is equal to mu RT is the ideal gas equation. अब हमें समझने हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसको हम के बी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। क्या बोलते हैं इसको, के बी। तो के बी को डिफाइन कैसे किया गया है, इट इज गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। इट इज गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि केबी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गैस कांस्टेंट है उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट आएगा। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट काफ़ी इक्वेशन में, गैस इक्वेशन में आगे हम देखेंगे बहुत सारे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुआ। एक मॉलिक्यूल का जो आपका गैस कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होगा, जो किसके इक्वल होगा, R/Na। Na हमारा एवोगाड्रो नंबर है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
अगर हम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के लिए तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, के बी इंटू एन ए, के बी इंटू एवोगाड्रो नंबर, आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए। तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। उसके बाद पी वी इज इक्वल टू, म्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, म्यू का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इनटू गैस कांस्टेंट का हमने पुट कर दिया बोल्टमान्स कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर कैंसिल होके क्या हो गया, इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एन इंटू टी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। एन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। बोल्टमान्स कांस्टेंट एन टी, ये हमारा क्या हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्टमान्स कांस्टेंट। अब हम निकालेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के यूनिट्स, हम राइट करेंगे और उसकी वैल्यूज क्या क्या होती है वो देखेंगे हम। एसआई यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट की बात करें तो पी वी इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर टी। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पी वी अपॉन म्यू टी। यूनिट पुट करें तो एसआई यूनिट की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल, जो कि है प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। तो इसको अगर फोर्स बाय एरिया पुट करें, वॉल्यूम को हम वी पुट करें, और ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू हमारा मोल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, केल्विन। तो ध्यान से देखोगे तो प्रेशर इसका यूनिट होता है एल स्क्वेयर, इसका यूनिट होता है वॉल्यूम का एल क्यूब। तो फोर्स इंटू लेंथ होगा, जो कि हमारा किसका यूनिट है, वर्क डन का। तो यहाँ से पीवी का, पीवी जो होगा वर्क डन के इक्वल आता है, तो ये जूल हो गया, और ऊपर ले जाएंगे तो पर मोल पर केल्विन हमारा ऐसा यूनिट किसका हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ऐसा यूनिट हो गया, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और इसकी वैल्यू एस टी पी पे अगर देखा जाए, आर की वैल्यू क्या होती है, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू ये याद रखने हैं आपको, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम बोल्टमान्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो बोल्टमान्स कांस्टेंट जो है उस के बी जो है,
Kp की वैल्यू क्या है, R डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब ये हो गया R की वैल्यू 8.31 और इसका क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हो गई आपकी 8.6.022 इंटू 10⁻23। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 1.38 इंटू 10⁻23, 10⁻23 जूल पर केल्विन। मोल मोल तो कट जाएगा, यहाँ पे भी मोल होगा, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर मोल के बराबर होता है, तो इसका यूनिट होगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। आइडियल गैस को अगर डिफाइन करें तो उसकी डिफिनेशन क्या बनती है? किसको आइडियल गैस बोलते हैं हम? इसको अगर हम डिफाइन करें तो एक गैस जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे वो आइडियल गैस को फॉलो करे, दैट मीन्स अ गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन which obeys ideal gas equation, that means PV is equal to mu RT at all temperature and pressure, at all temperature and pressure। इसको आइडियल गैस बोलते हैं। तो आइडियल गैस की दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो देखते हैं हम क्या होता है। आइडियल गैस की दो बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? तो पहला तो होता है द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू कंटेनर, जो भी कंटेनर में आपने रखा है, एज कंपेयर टू कंटेनर इज नेग्लिजिबल। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल, दो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये आइडियल गैस की दो बेसिक प्रॉपर्टी हो गए। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू कंटेनर इज नेग्लिजिबल। दो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हो गया।
केटीजी के एजम्पशंस या पोस्टुलेट्स क्या हैं, तो उसे हमें समझने हैं। तो जितने भी गैसेस हैं, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर identical in all respect for a given gas and different gases. 1 minute. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जब हम पोस्टुलेट की बात करेंगे, तो उसके कुछ काफ़ी 7 या 8 पोस्टुलेट है, उसको देखते हैं हम। जैसे पहला पोस्टुलेट है, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितनी भी गैसेस है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड। इलास्टिक स्फेयर। जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको हम क्या मान के चलते हैं कि वो स्फेरिकल है और इलास्टिक है। इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन गैस एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। मतलब उनकी जो वो क्या होते हैं कि जितने भी गैसेस होते हैं सब आइडेंटिकल होते हैं अगर वो सेम गैस के मॉलिक्यूल्स हो। अगर डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल हो तो वो डिफरेंट होंगे। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ऐसा माना जाता है कि जो आइडियल गैस होते हैं या जो गैसेस होते हैं बहुत दूर, बहुत क्या होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। तो इनका जो डिस्टेंस के कंपेयर में इनकी जो साइज होगी ना, वो पॉइंट साइज होगी, जो कि नेग्लिजिबल माना जाएगा। उसके बाद है द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। जो मॉलिक्यूल्स हमेशा मूविंग में हैं और हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स एक पार्टिकल इधर जा रहा है, फिर वो पार्टिकल इधर जा सकता है, वो फिर पार्टिकल इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। तो रैंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में, ब्राउनियन मोशन हम बोलते हैं उसको। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हो गए हमारे। उसके बाद आगे देखते हैं हम कौन से पोस्टुलेट्स हैं हमारे। जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या है, तो इसमें यह है कि ड्यूरिंग रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर एंड वॉल्स ऑफ द वेसल। मतलब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं और वो कंटेनर के वॉल से भी टकरा रहे हैं। दूसरा फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब दोनों कोलिजन करके फिर क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, मतलब चिपक नहीं रहे हैं। बिटवीन टू कोलिजन्स बिटवीन टू कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल्स मूव इन ए स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब दो कोलिजन में जो मॉलिक्यूल मूव करेगा वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा ऐसे। ये नहीं कि ये मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से टकराना है तो ये पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, सीधा सीधा टकराएंगे, सीधा सीधा कोलिजन होगा। टोटल 8 है और हमने 6 तक कर लिया है। इसको अब याद करने होंगे। केटीजी के जो पोस्टुलेट्स हैं आ जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा है उसमें ये बोलता है कि जो कोलिजन होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है। दैट मीन्स थोड़े तुरंत टकरा के वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। द कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस। दैट मीन्स टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। और कोलिजन के बावजूद क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है गैसेस की। तो ये हमारे पोस्टुलेट्स हो गए, काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस हो गए। ये हम मान के चलते हैं कि ऐसे गैसेस बिहेव करते हैं। जो पहला जो हमारा इक्वेशन है, उसे हम जिसे हमें
डिराइव करने हैं और ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। प्रेशर की एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। प्रेशर इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू वी बार का स्क्वायर, जहाँ पे पी प्रेशर है इस इक्वेशन में, रो डेंसिटी है जो कि मास बाय वॉल्यूम होता है, और वी बार का स्क्वायर को क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू ये होती है। अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर सकता है, तो वी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 3, तो इसको हम बोलेंगे मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। आगे और भी बहुत सारे चीज़ें देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, लेकिन अभी हमें ये एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे कंसीडर करें कि यहाँ पे एक कंटेनर है, वहाँ पे एक गैस क्या हो रहा है, गैस कोलिजन हो रहा है यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे इनिशियल मान के चले कि ये वी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये कंटेनर के वॉल पे वाई जेड प्लेन में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स वर्ट और वाई के अलोंग कंपोनेंट वी वाई होगा, जेड के अलोंग क्या होगा, वी जेड होगा। तो ऐसे हम देखेंगे कि जो जो आपका ए का जो पॉइंट है वो मान के चलेंगे वी एक्स वी वाई और वी जेड अलग अलग कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है। फिर जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख बनाएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो वाई कंपोनेंट है वो सेम रह रहा है, वी वाई। एक्स कंपोनेंट चेंज हो जा रहा है, बस साइन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा इसका। जेड कंपोनेंट भी चेंज नहीं होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है शो करना। तो बस अब ये मान के चलो कि जो बी पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो वी एक्स माइनस ऑफ वी एक्स होगा, जो वाई कंपोनेंट होगा वो वी वाई होगा, और जो जेड कंपोनेंट होगा वो वी जेड होगा। तो जो बाकी कंपोनेंट होंगे वो तो जैसे हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, अगर एक्सिस के लॉन्ग देखें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी वाई। एम माइनस ऑफ एम वी एक्स। बाकी तो जीरो हो जाएगा अगर चेंज इन मोमेंटम हम निकालें, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, तो ये माइनस करेंगे बी माइनस ए जो होगा, बी माइनस ए, तो सारा तो कैंसिल हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वाई कैंसिल होगा, जेड कैंसिल होगा, बस हमारा ये बचेगा दिस माइनस दिस, दैट मीन्स 2m × वी एक्स। 2m × वी एक्स हमारा क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे दैट मीन्स कंजर्वेशन मोमेंटम से क्या पता चला कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम क्या आया, 2v(x). अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2v(x) क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा 2m(x). ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके चले तो फोर्स जैसे हो गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वेरी टाइम कम टाइम इंटरवल के लिए है। तो यहाँ पर अगर पुट करें, यहाँ पे 2m(x) डिवाइडेड क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ये फोर्स हो जाएगा हमारा। एक मिनट,
वो तो एक मॉलिक्यूल की बात हो गई, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में मान लो डेल्टा टी हमारा टाइम इंटरवल है, और एक पार्टिकुलर एरिया में अगर हम बात करें, इस पूरे एरिया में बात करें तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो वाल की तरफ रीच होंगे, जो वाल की तरफ जा रहे होंगे। दैट मीन्स यहाँ से जैसे मान लो ये वेलोसिटी है और ये डेल्टा टाइम टी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। अब वॉल्यूम इक्वल टू होता है कि एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। किसी भी सरफेस का वॉल्यूम निकालना हो तो बेस एरिया इंटू हाइट निकालते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। तो जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये पूरे वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, ए हमारा एरिया है, डिस्टेंस वी एक्स इंटू डेल्टा टी, इतना वॉल्यूम हो गया। अब इतने वॉल्यूम वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो n होगा, तो नंबर ऑफ एक मिनट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन v वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द वाल, कितने वाल, उसमें से जो एवरेज होगा इनका, एवरेज मतलब ये तो टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स वाल को टकराएंगे, तो जो इनका एवरेज होगा वही मॉलिक्यूल्स, मान लो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारा इतने वॉल्यूम में, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये वॉल्यूम था हमारा, इसमें हमने हमने कंसीडर किया कि n मॉलिक्यूल्स है, एक पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा कितना हो जाएगा, ए इंटू पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, तो वॉल्यूम इंटू n हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीटिंग द वॉल, इसका एवरेज हो जाएगा ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एन। अब हम देखें कि टोटल मोमेंटम कितना होगा सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम था m इंटू वी एक्स, फिर इतने मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 mvx था, तो ये हो जाएगा 2 mvx मल्टीप्लाई हाफ, एक मिनट, हाफ ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एन, इतना बड़ा मॉल, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और v इंटू वी स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ आ गया m वी एक्स का स्क्वेयर, ए इंटू
डेल्टा टी इंटू एन, ये आ गया एम वी एक्स स्क्वेयर ए इंटू डेल्टा टी इंटू एन, ये आ गया टोटल मोमेंटम का चेंज। फिर हम अगर कंसेप्ट लगाएं, टोटल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम, अभी हमने फाइंड किया था, तो उसको हम अरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एन एम वी एक्स का स्क्वेयर डेल्टा डेल्टा टी इंटू ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कैंसिल, कितना हो जाएगा एन एम वी एक्स का स्क्वेयर इंटू ए, ये आ गया टोटल फोर्स आ गया, ये आ गया हमारा टोटल फोर्स। अब हम प्रेशर निकालते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आ गया एन एम वी एक्स का स्क्वेयर इंटू ए डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ गया एन एम वी एक्स स्क्वेयर, ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर एन क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा प्रेशर आ गया। अब यहाँ पे वी एक्स क्या है वो देखते हैं हम। अब वी एक्स जो है, ऑब्वियस सी बात है, वही वी वाई होगा, वैसे ही वी जेड होगा, और वो क्या होगा, एवरेज लेंगे इसका, वी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक मिनट, जो एवरेज हम लेंगे वो क्या होगा, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर, इनका जब हम एवरेज या मीन निकालेंगे तो उसको हम वी एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। जो हमारा फॉर्म अभी हमारा जो प्रेशर बना है वो क्या बना है, प्रेशर इज इक्वल टू एन एम, और जो एन एम क्या था, वी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी उनकी लेनी है, वी एक्स स्क्वेयर क्या है, इसको बोलेंगे हम मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/3 एन एम वी इसका स्क्वायर। ये हमारा डिराइव हो गया। उसके बाद आपको पता है कि जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम ले तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, एन एम
वॉल्यूम अगर पर यूनिट लेते, पर यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है तो nm/1 हो जाएगा। तो ये हमारा nm की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं रो के फॉर्म में। तो ये फाइनली हमारा डिराइव हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। वी बार का स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, और रो क्या है, डेंसिटी, पी क्या है, प्रेशर। तो ये हमने डिराइव कर लिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रहे कि दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब ये हो गया, और प्रेशर का फॉर्मूला ये बन गया, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी वी बार का स्क्वायर। दैट मीन्स हम राइट कर सकते P इज इक्वल टू 1/3 रो और वी बार का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन डिराइव्ड हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको। तो हमने क्या देखा, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, 1/3 रो वी का स्क्वायर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम k डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, तो रो v²। इसका मतलब रो वी एस, अगर इन दोनों को डिवाइड करें, प्रेशर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, प्रेशर इसका फॉर्मूला 1/3 रो v² डिवाइडेड बाई 1/2 रो v²। रो v² कैंसिल, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो 2/3, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन। प्रेशर इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज, जो मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से वेलोसिटीज होते हैं वो देखते हैं। वेलोसिटी कौन कौन सी पढ़ने हैं, जैसे RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और कौन कौन सी वेलोसिटी होता है वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं हम। जितनी भी वेलोसिटीज हैं उसमें पहला जो वेलोसिटी है वो हमें पढ़ने एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज से नाम से ही क्लियर है कि जितनी भी वेलोसिटीज़ होंगे मॉलिक्यूल्स के, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन है, एक इक्वेशन आता है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके हिसाब से क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 8 टाइम्स के बी, 8 टाइम्स के बी इंटू, के बी हमारा क्या है, के बी हमारा बोल्टमान्स कांस्टेंट है, के बी इंटू टी मतलब टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पाई एम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है, जो कि इक्वल होगा के बी की वैल्यू जब पुट करोगे, के बी की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, के बी की वैल्यू क्या होगा, आर बाई एन होता है। के बी की वैल्यू आर बाई एन, आर गैस कांस्टेंट है, एन हमारा एवोगाड्रो नंबर है। तो उसमें अगर हम चेंज करें तो ये आ जाएगा 8 RT, 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम, 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम। अब यहाँ पे कैपिटल एम है, ये वाली चीज़ हमारी कैपिटल है। एम क्या है यहाँ पे, एम हमारा है एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एम यहाँ पर क्या है, जित एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एक गैस का मास। तो ये फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला हम इससे बनाएंगे जिससे होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पर अगर पुट करें तो यहाँ पे पी वी यूज़ कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू पी वी डिवाइडेड बाई पाई एम। यहाँ पर भी कैपिटल एम है। तो एवरेज वेलोसिटी के इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं, टोटल 4 फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू आर टी हमने यूज़ किया है, पी वी इज इक्वल टू आर टी एक मोल ऑफ गैस के लिए। और यहाँ पे हमें समझना है कि टोटल 4 फार्मूला हो। एक तो ये हो गया 8 इंटू बोल्टमास कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एक गैस का मास, यहाँ पे एम स्मॉल है, इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल का मास ये है स्मॉल एम। अब हमने के बी की वैल्यू पुट कर दी तो ये इक्वेशन बना। फिर हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज़ करके ये इक्वेशन बना लिया। और एक मेन फार्मूला तो था ही, जितनी भी वेलोसिटी है सबका एवरेज निकाल दो। 2 है तो दो से डिवाइड कर दो, अगर मान लो n है तो n से डिवाइड कर दो। टोटल 4 फार्मूले हो गए एवरेज स्पीड के। अगला जो हमारा है उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आर एम एस, आर एम एस, वी आर एम एस। वी आर एम एस, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ये होता है आपका वी आर एम एस इज इक्वल टू जितनी भी वेलोसिटी इंडिविजुअल वेलोसिटी है उसके स्क्वायर करो,
फिर उनका एवरेज निकालो, इस उनका क्या करो, एवरेज निकालो और इसका स्क्वायर रूट लो। तो ये हो जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इट इज़ डिफाइंड एज the square root of the square root of mean of a square of speed, mean of a square of velocities, mean मतलब सबकी वेलोसिटीज़ के स्क्वायर करके ऐड करके एन से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो हमारा वी आर एम एस आएगा। वी आर एम एस का मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन हमें याद ही करने हैं, डिराइव नहीं करने हैं, इसलिए मैक्सवेल के हिसाब से क्या होगा, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होगा कि जो वी आर एम एस होगा उसकी वैल्यू होगी 3 kb टी डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पे पाई नहीं है और पिछले में क्या था 8 था, तो यहाँ पे 3 है। याद रखने के लिए वी आर एम एस का फॉर्मूला ये है। वही बोल्ट के बी क्या है हमारा, बोल्ट मास कांस्टेंट, दैट मीन्स आर बाई एवोगाड्रो नंबर है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें के बी को आर में तो 3 RT डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा, 3 RT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, 3 RT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। फिर पी के फॉर्म में राइट करें तो 3 PV डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये 4 फॉर्मूले हो गए वी आर एम एस के। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसका इससे कंपेयर करोगे चाहे इससे कंपेयर करोगे तो जो वी आर एम एस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका बहुत एप्लीकेशन होता है, इसका बहुत एप्लीकेशन होगा। और जो वी आर एम एस जो होगा वो कैपिटल एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्क्वायर रूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम, रूट एम। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आरएमएस बढ़ेगा और गैस के मोलर मास बढ़ेगा तो आरएमएस क्या होगा, घटेगा। मतलब हेवियर गैस का आरएमएस क्या होगा, कम होगा। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है हमारा। आरएमएस टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटने पे क्या होगा, कम होगा। मोलर मास बढ़ने पे क्या होगा, कम होगा। मोलर मास घटने पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पे एक न्यूमेरिकल अगर हम करें, ऑक्सीजन और जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के आरएमएस वेलोसिटी को कंपेयर करें तो क्या होगा, इसका आरएमएस हो जाएगा, हाइड्रोजन का आरएमएस हो जाएगा रूट अंडर क्या, एक मिनट, 1/√, मान लो या के यूज़ कर ले, के तो कैंसिल हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास 2 है और जो ऑक्सीजन के लिए होगा वो क्या होगा,
के बाई रूट अंडर 32। तो दोनों के वेलोसिटी को कंपेयर किया जाए तो के बाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 32 डिवाइडेड बाई के से के कैंसिल, के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा। और रूट 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 4√2 और डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। तो √2 कैंसिल। इसका मतलब जो होगा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 4 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन होगा। आरएमएस वेलोसिटी की बात हो रही है। फिर है एक वेलोसिटी बचा हुआ है, वेलोसिटी या स्पीड मान लो कुछ भी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होती है ना, उसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज, एक मिनट, it is defined as the speed possessed, the speed the speed possessed by the maximum number of molecules, by the maximum number of molecules। इसका मैक्सवेल के रिस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं हम। मैक्सवेल ने क्या फॉर्मूला दिया था इसका, वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 kb t डिवाइडेड बाई 2 kb t डिवाइडेड बाई m, जो कि इक्वल होगा 2 RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M, जो कि होगा 2 PV डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो न्यूमेरिकल फटाफट होगा, ध्यान रखे। तो एक तो फॉर्मूले याद रखने ये सब, 2 PV अपॉन M, कैपिटल M। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है अगर हम देखें, तो इसको डिराइव करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट देखें तो क्या होगा, एक मिनट। तो तीनों में रिलेशन अगर देखें, रिलेशन बिटवीन एवरेज, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल, तीनों में कंपेयर करें तो इनका आप ध्यान से देखोगे तो जो वी आर एम एस होता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी वेलोसिटी होती है। वी आर एम एस सबसे ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी होगी। फिर क्या होगा, एवरेज होगा, फिर मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होगा। इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जो एवरेज वाला था वो क्या था, 8 kb t डिवाइडेड बाई पाई एम, क्या था, पाई एम। जो वी आर एम एस था
वो क्या था, 3 kB/t/m। मोस्ट प्रोबेबल क्या था, 2 kB/t/m। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि RMS जो है वो मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा बड़ा है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 3 kB/t है, यहाँ kb है, ये km नहीं है, ये kb है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8/पाई का मतलब क्या हो गया, 8/3 पॉइंट समथिंग। तो ये तो हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इस इसका मतलब RMS वेलोसिटी सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद हमारा एवरेज है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में ये क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट कौन कौन से मोशन कर सकता है। तो हो सकता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है वो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करे तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो नॉर्मली जो कंपोनेंट्स वेक्टर में पढ़ते हो ना, वो उसी टाइप का है कि कोई मॉलिक्यूल कितने डिफरेंट वेज से वो मूव कर सकता है, उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 चीज़ों के वजह से होता है। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, अभी मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। फिर अगर हाई स्पीड हो तो उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होगा, उसके वजह से भी आएगा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद अगर वो उसमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। अगर रोटेशनल मोशन के वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था। तो कोई पार्टिकल इंडिपेंडेंटली कैसे मूव कर सकता है, तो 3 तरह से ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, रोटेशनली मोशन कर सकता है और वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है। तो ये तीनों का कम्बिनेशन जो होगा, कितने नंबर्स बन रहे हैं कि ट्रांसलेशन में तो टोटल 3 तरह से मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये हमेशा 3 होगा। वाइब्रेशनल में क्या होगा, हाई टेम्परेचर है, एट वेरी हाई टेम्परेचर पे ये वाइब्रेशनल देखा जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा, वेरी हाई टेम्परेचर। और रोटेशनल मोशन में हम देखेंगे कि मोनोएटॉमिक गैसेस की रोटेशन जो होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स का साइज ही इतना छोटा है, फिर वो मूव करता है तो उसकी जो रेडियस जो होती है काफ़ी स्मॉल हो जाती है, और उसका फिर क्या होता है, MR² निकालते हैं तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब उसकी रोटेशन के अलोंग जो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाती है। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो नेग्लिजिबल हो जाता है। और वाइब्रेशनल में हमने देखा कि वेरी हाई टेम्परेचर पे ही ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका मैथ, अब देखो इसका एक फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, F=3n-k, 3n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, जहाँ पे n क्या है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब मोनोएटॉमिक के लिए 1 होगा, डायटॉमिक के लिए 2 होगा। मोनोएटॉमिक के लिए n कितना होगा, मोनोएटॉमिक के लिए 1 होगा n, डायटॉमिक के लिए 2 होगा, ट्राइएटॉमिक के लिए क्या होगा, 3 होगा। के क्या है यहाँ पे, के समझने हैं। तो के यहाँ पर है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट
रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स, ये कैसे निकालेंगे? तो ये ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये k की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम बात करें, तो एक ही पार्टिकल्स है, तो k की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। k की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक पार्टिकल है दूसरी पार्टिकल से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो डाया एटॉमिक है, जो डाई एटॉमिक है, उसमें k की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, क्योंकि एक डाई एटॉमिक मतलब दो मॉलिक्यूल, दो एटम जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो एक का जो दूसरे से रिलेशन एक से ही जुड़ा हुआ है ना, तो एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, तो वन, तो k की वैल्यू वन हो जाएगी डाई एटॉमिक की। फिर ट्राई एटॉमिक में दो केसेस होते हैं, ट्राई एटॉमिक में दो केसेस होते हैं। अगर लीनियर शेप है, अगर लीनियर शेप है तो k की वैल्यू हम टू लेते हैं। अगर लीनियर शेप नहीं है, कुछ और शेप है ट्राई एटॉमिक में, और डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जैसे आप H2O SO2, जैसे लीनियर शेप है जैसे CO2 CS2, इसमें तो k की वैल्यू हम टू लेंगे, ये याद रखना है। जैसे CO2 है, CS2 है, और HCN है, तो इसमें k की वैल्यू टू लेंगे। लेकिन ट्राई एटॉमिक में ही अगर मान लो, ट्राई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक में ही अगर मान लो H2O होता है, नॉन लीनियर शेप वाले जो हो गए, SO2 हो गया, जैसे बोलो नॉन लीनियर शेप, नॉन लीनियर शेप, तो इसमें k की वैल्यू हमें क्या लेना है, थ्री लेना है, k की वैल्यू हमें थ्री लेना है। जैसे ऐसे पार्टिकल्स है, तो k की वैल्यू इसमें थ्री लेने हैं। अगर एक ही अलाइनमेंट में पार्टिकल है तो k की वैल्यू क्या लेने हैं, यहाँ पे k की वैल्यू थ्री होगा, और यहाँ k की वैल्यू टू होगा। इस तरह से अगर हम लिस्टिंग करें, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू, F इक्वल टू हमारा क्या है, थ्री एन माइनस क्या है, k है। तो मैं मोनो एटॉमिक के लिए क्या बात करें, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, F इक्वल टू थ्री इंटू वन माइनस जीरो, क्या हो जाएगा, थ्री होगा, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। मोनोटॉमिक के लिए थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। फिर अगर डायटोमिक देखें, तो डायटोमिक में क्या होगा, डायटोमिक मतलब जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ये हमारा डायटोमिक है। CO भी है हमारा डायटोमिक है। तो यहाँ पे F इक्वल टू थ्री एन माइनस के लगाए, तो क्या होगा, थ्री इंटू टू माइनस क्या हो जाएगा, वन, ये फाइव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइव। इस फाइव में अगर देखें तो तीन तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और दो जो आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो रोटेशनल मोशन की वजह से आता है।
दो जो आएगा रोटेशनल मोशन के वजह से आएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे देखिए तो उसमें वाइब्रेटरी मोशन भी होगा। अब एक वाइब्रेटरी मोशन की वजह से भी उसमें क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। वाइब्रेटरी मोशन की वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकता है उसमें। तो वेरी हाई टेम्परेचर जस्ट लाइक, जैसे मान लो एबव 5000 डिग्री सेल्सियस, दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो क्या हो जाएगा टोटल, तीन ट्रांसलेशनल, दो रोटेशनल, और एक आएगा आपका, दो आएगा वाइब्रेशनल, जो इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगा। और दो इसलिए आ रहा है कि किसी एक मान लो एक्सिस पे रखा आपने, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन किसी एक एक्सिस बनाओगे, जैसे एक्स एक्सिस बना दोगे, तो इसके वजह से इसकी मोमेंट जो मोशन होगा, इसको फिक्स करोगे तो ऐसे रोटेट कर सकता है, या आप जेड एक्सिस के लॉन्ग रखोगे तो ऐसे रोटेट कर सकता है। तो इतना दिमाग नहीं लगाने, बस ये समझो कि रोटेशन की वजह से दो लगाने, दो आएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों होगा। किसमें, वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन ओनली पॉसिबल है अबव 5000 डिग्री सेल्सियस, या वेरी हाई टेम्परेचर पे ही वाइब्रेशनल पॉसिबल है। ये थ्री जो होगा ट्रांसलेशनल, ये हमेशा होगा, सब में होगा, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, सब में होगा। और ये रोटेशनल जो होगा मोनोएटॉमिक में नहीं होगा, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक में होगा। जबकि वाइब्रेशनल वेरी हाई टेम्परेचर पे होगा। अगर ट्राई एटॉमिक की बात करें अगर हम, ट्राई एटॉमिक की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, 3n-k। तो जब लीनियर वाली बात हो गई तो 3 × 3 - 2, तो 7 आ जाएगा। और नॉन लीनियर शेप के लिए क्या होगा, 3 × 3 - 3, डैट मीन्स क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ध्यान से देखो, लीनियर वाला केस ही डायटोमिक में लगा है। इसमें जो 3 तो ट्रांसलेशनल है, +3 रोटेशनल है, क्योंकि 3D शेप है। तो 3D मतलब नॉन लीनियर शेप है, तो किसी भी एक्सिस को अगर बनाएं तो तीनों, मतलब अगर ऐसे तीनों डायमेंशन में इस ये रोटेशन कर सकता है। इसलिए यहाँ पे 3 रोटेशन है यहाँ पे, और 3 ट्रांसलेशनल है। आप याद करो, नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद डायटोमिक में जो था 3 रोटेशन, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशन था, क्योंकि इसका लीनियर शेप का। इसमें भी ट्राइएटॉमिक में भी जब लीनियर शेप होगा तो डायटोमिक की तरह ही रोटेशनल जो होगा उसमें 2 ही होगा। नहीं, 1 मिनट। अरे मैं कह रहा हूँ तो कैसे, तो अब ऐसे हम ये जो तू लिख रहा है ये इक्वल टू दिस है, एक ये मिनट, इक्वल टू। 1 मिनट में लेक्चर कर रहा थोड़ी देर से। तो लीनियर शेप होगा अगर ट्राइएटॉमिक में, तो 3 + 3, इसमें टोटल 7 है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा। The three atoms are arranged in along a straight line. The number of independent relation only by 2. तो यहाँ पर
3 ट्रांसलेशनल हो गया और 3 रोटेशन हो गया लीनियर शेप में। बाकी टोटल कितने हैं? 7 है। इंडिपेंडेंट लीनियर, एक मिनट, दैट मीन्स मेनली आपको याद क्या रखना है कि ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए अगर लीनियर शेप है तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ये याद रखो। अगर नॉन लीनियर शेप होगा तो उसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। पार्टीशन इसका आएगा नहीं, इसमें पार्टीशन 6 में आ सकता है नॉन लीनियर में। तो इसमें 3 रोटेशन, 3 क्या है आपका ट्रांसलेशनल होगा। वाइब्रेशनली लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। अगर वाइब्रेशन भी होगा तो उसमें भी 3 ऐड हो जाता है, तो वो भी कम्प्लेक्स है। उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगा तो टोटल 8 करके आएगा। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा, लेकिन वो कोर्स में नहीं है आपके। तो बस आप याद रखो कि ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए या तो 6 होगा या तो 7 होगा। जब लीनियर शेप होगा तो वो उसका 7 होगा, जब नॉन लीनियर शेप होगा तो उसका 6 होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि किसी भी मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में उसकी एनर्जी होती है हाफ के बी टी। के बी क्या है आपका? के बी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो इस तरह से जैसे मान लो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम निकाले, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? 3, जैसे एक मोनोएटॉमिक की बात कर रहे हैं हम, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उसका 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि हर एक काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी। दैट मीन्स 3/2 इंटू के बी टी। ये एनर्जी का फॉर्मूला है एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर इक्वेट करोगे हाफ एम वी स्क्वायर से, तो 1/2 दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर पाओगे और भी काफ़ी कैलकुलेशन होगा इससे। तो ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफिनेशन देख सकते हो। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल और एटम कैन एग्जिबिट मोशन और have energy is called degree of freedom, or number of independent coordinates required to specify the dynamic state of a system is called degree of freedom. अगर हम टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है एंड वाइब्रेशनल हो सकता है। तो इसका एक बार डिफिनेशन एक बार याद कर लेना आप लोग। The number of independent ways in which gas can molecule can move translatory motion, that means x एक्सिस के along motion हो सकता है, y एक्सिस के along या z एक्सिस के along। तो ये होगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल जो वेरी हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो इसकी डिफिनेशन एक बार आप लोग नोट करके इसको याद करना। स्पेसिफिक हीट अगर हम फाइंड करना चाहें, जैसे सी पी सी वी एंड गामा, गामा क्या होता है? सी पी बाई सी वी रिलेशन होता है, सी पी बाई सी वी को हम गामा बोलते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? तो अगर मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करें, मोनो एटॉमिक
तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला था 3 है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी 3 kBt, 3/2 kBt। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की वो कितनी होती है 12 kBt, एक मॉलिक्यूल की है। अगर हम फाइंड करें ये एक मॉलिक्यूल की है, अगर हम फाइंड करें कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर 1 मोल, और ये क्या है फॉर 1 मॉलिक्यूल है। वन मोल की बात करें तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू KB इंटू T मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो आपको पता है कि जैसे बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो होता है वो R/, क्या होता है एवोगाड्रो नंबर। दैट मीन्स बोल्ट्जमान कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू R/n इंटू T इंटू n। तो n से n कैंसिल, तो U इज इक्वल टू आ गया टोटल एनर्जी 3/2 RT, 3/2 RT। और फिर जो स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है कि टोटल एनर्जी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो यार, U/T को ही हम क्या बोलते हैं CV। तो U की वैल्यू क्या है हमारा 3/2 RT। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 R, क्योंकि 3/2 R कांस्टेंट है और T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में R आ जाएगा, तो 3/2 R आ गया मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ये हम मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम CP निकालें मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV, और यहाँ पे CV की वैल्यू आ गई है 3/2 R, 3/2 R। तो यहाँ पे एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा 5R/2। CP की वैल्यू 5R/2, CV की वैल्यू 3R/2, तो गामा की वैल्यू निकालेंगे CP/CV, तो कितना हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 5 कितना हो जाएगा 5/3, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.67 आएगा। गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67। अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ही चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि CV इज इक्वल टू 5/2 R आ जाएगा सिमिलर प्रोसेस से। फिर CP फाइंड करेंगे, ये डायटोमिक की बात कर रहे हैं, डायटोमिक, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5। हम यहाँ पे वाइब्रेशनल ओमिट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल भी ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस 5R/2, CP इज इक्वल टू R प्लस CV, 5R/2। तो एलसीएम निकालेंगे तो 7R/2
फिर गामा निकालेंगे तो CP/CV, तो 7/5 आ गया, जो कि कितना होगा, 1.4 होगा। अगर हम वाइब्रेशनल भी, अगर हम वेरी हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक गैस के लिए देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें कितना हो जाता है, 7। फिर CV इज इक्वल टू 7/2 R आ जाएगा। इस केस में CP की वैल्यू जो होगी R+7/2 R हो जाएगा, जो कि 9/2 R होगा। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हम डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो 9/2 हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। 9/2 होगा कि क्या होगा, पिछले स्लाइड में बात करें, 1 मिनट, डिवीज़न हमने मिस्टेक करा है क्या। CP/CV एक बार और यहाँ पे देखो, CP/CV दैट मीन्स हम गामा जो फाइंड कर रहे हैं, तो CP हमारा 7/2 आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 5/2 R, तो R कैंसिल और 7/5 आ गया, तब आया इसका 1/1.4। तो यहाँ पे करेक्शन करना है। तो डायटोमिक की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 9R/2 डिवाइडेड 7R/2, डैट मीन्स ये हो जाएगा 7R, और ऊपर हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल, R कैंसिल, 9/7 हो जाएगा। 9/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.28। ट्राई एटॉमिक की बात करें हम, ट्राई एटॉमिक की बात करें तो CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम लीनियर शेप की बात करें ट्राई एटॉमिक में, तो लीनियर में कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, तो 7/2 R आ जाएगा। ये भी सिमिलर ही होगा, जैसे अभी हमने वाइब्रेशनल देखा था अभी, तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड करेंगे R+7/2 R, 9R/2, और फिर गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9R/2 डिवाइडेड 7/2 R, तो इसका भी वही होगा 1.28। एक मिनट, एक मिनट। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करें तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो जो CV होगा वो कितना होगा, 6/2 R हो जाएगा, डैट मीन्स 3R आ गया। तो CP की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो R+3R, तो ये कितना आ गया, 4R। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे CP/CV, तो ये आ जाएगा CP/CV 4R डिवाइडेड बाई 3R, तो ये 1.33 आएगा आपका। अगर हम पॉली एटॉमिक गैस की बात करें तो सपोज करो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, F/2 इंटू KBT,
और फिर हम के बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा 3/2 RT। 1 मिनट। 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं ना हम, तो के बी तो होगा नहीं, के बी 1 मॉलिक्यूल में लगता है। 1/2 RT। 1/2 RT। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो हो जाएगा F/2 KBT। F/2 KBT। तो अगर n मॉलिक्यूल्स की बात करें तो n से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और फिर के बी इंटू एन जो हो जाएगा, के बी इंटू एन की वैल्यू ही आर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अगर n मॉलिक्यूल की बात करें तो U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो हो गई F/2 RT। फिर इसका CV फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला है DU/dt। तो इस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो F/2 R कांस्टेंट होगा, तो ये आएगा F/2 R आ जाएगा CV। फिर CP फाइंड करेंगे R प्लस CV, दैट मीन्स R प्लस F/2 R। R कॉमन निकालेंगे तो CP का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस F/2 टाइम्स R। और फिर जब हम रेशो निकालेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा, CP की वैल्यू हो गई F/2 इंटू R। CV की वैल्यू है F/2 इंटू R। तो गामा की वैल्यू अगर निकाले CP/CV, तो ये हो जाएगा F/2 प्लस 1 R डिवाइडेड बाई F/2 R। R से R कैंसिल, और फिर F दोनों पे डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा गामा की वैल्यू, F/2 दोनों पे डिवाइड कर रहे हैं तो F/2 तो ये 1 हो जाएगा, 1/F/2 तो ये 2/F हो जाएगा। तो क्या इसको जनरल फार्मूला मान सकते हैं, डैट मीन्स अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो क्या ये कितना होगा 2/3, तो ये डिवाइड करके कितना आएगा 1.67। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है तो 2/5 0.1, तो ये जनरल फार्मूला भी बन गया CV का, गामा का। अगर सबको एक टेबल में अगर लिस्ट करे तो क्या होगा मोनो एटॉमिक, तो यहाँ पे CV की वैल्यू याद रखना है, CP की वैल्यू याद रखना है, और गामा की वैल्यू। तो मोनो एटॉमिक में CV की वैल्यू कितना था 3/2 R, और CP की वैल्यू कितना था 5/2 R। गामा की वैल्यू कितना, गामा की वैल्यू 1.67। ऐसे डायटोमिक गैस की बात करें हम,
डायटोमिक गैस विदाउट वाइब्रेशन बात करें हम, तो ये हो गया CV, CP एंड गामा। CV था 5/2R, CP था 7/2R, गामा की वैल्यू 1/4, 1.4। अगर वाइब्रेशन कंसिडर करें, वाइब्रेशन, तो 2 और आ जाएगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगी। तो उस केस में CV, CP एंड गामा कितना आ जाएगा, CV आ जाएगा 7/2R, CP 9/2R, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ जाएगा वो आएगा आपका 1.28। ये 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। एक तो प्रेशर का फार्मूला 1/3 रो V बार का स्क्वेयर, जो कि इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे रो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको हम ऐसे में कन्वर्ट कर जाएंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वो 1/3 mn, कैपिटल एन या एन का एवोगाड्रो नंबर है, V वॉल्यूम है, V² के इक्वेट है, जहाँ पे n की वैल्यू हमने रिप्लेस किया है एवोगाड्रो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो और दूसरी एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज एनर्जी होती है वो हम फाइंड करना हो तो 3 kBT। KB हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिस्ट किया था। बाकी इसकी वैल्यू, एक चीज़ हमेशा देखोगे कि जो भी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड इसलिए है क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं, गैस में मेनली जो एनर्जी उसमें प्रोसेस्ड होती है ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद n मॉलिक्यूल्स के निकालने के लिए इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग नोट करना। तो अब हमने मेन टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सारे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जब इसका वीडियो बनेगा इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही।